Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 11th of June 2022. तो गाइज आज है तारीख 11 जून 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है हुसैन सागर लेक को, काफ़ी चर्चा में है तो अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी मैप से ही रिलेटेड है। यहाँ पे देखो बोला गया है कि कौन से सी में माल्टा स्थित देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए बाल्टिक सी, ऑप्शन बी मेडिटेरेनियन सी, ऑप्शन सी ब्लैक सी या फिर ऑप्शन डी नॉर्थ सी। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 पॉलिटी से बहुत आराम से रिलेट कर सकते हो। राज्यसभा के इलेक्शंस पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में हैं। तो अभी यहाँ पर आपको 4 राज्य देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान। इन 4 राज्य में 16 राज्यसभा सीट्स को लेकर वोटिंग होती हैं, जिसमें से यहाँ पर बोला गया हरियाणा और महाराष्ट्र की जो वोट काउंटिंग की गई है उसको रोक दिया गया कुछ कंप्लेंट्स की वजह से। अब बचे यहाँ पर 2 राज्य, कौन कौन से, कर्नाटक और राजस्थान। कर्नाटक के अंदर यहाँ पर बीजेपी को ज़्यादा सीट मिल चुकी हैं और राजस्थान के अंदर कांग्रेस को ज़्यादा सीट मिल चुकी हैं राज्यसभा के अंदर, ध्यान रखना। अब कितनी कितनी सीट मिली है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। जैसे बताया गया राज्यसभा के अंदर कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिल चुकी हैं, कांग्रेस ने 3 सीट जीत ली हैं और बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिली है। उसके बाद कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने 3 सीट जीती हैं और कांग्रेस ने यहाँ पर 1 सीट जीती है। ये बात करें हम लोग राज्यसभा सीट्स के बारे में। अगर आप लोगों में काफ़ी सारे लोगों को पता होगा राज्यसभा के इलेक्शंस किस प्रकार से होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को पता होगा राज्यसभा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, तो आप लोग यहाँ पर इन चीज़ों को आराम से समझ पा रहे होंगे। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पता नहीं होगा, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ कि राज्यसभा के अंदर इलेक्शंस कैसे होते हैं, प्लस उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे राज्यसभा के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। तो एक एक करके क्लियर करेंगे। आज का वीडियो मैं थोड़ा सा छोटा रिकॉर्ड करूँगा यार, मुझे अर्जेंट वर्क है, इस वजह से मैं यहाँ पर कुछ थोड़े और इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही कवर करूँगा, तो वीडियो मैं यहाँ पर शॉर्ट ही करने वाला हूँ, ठीक है। तो बाकी जो आर्टिकल बचेंगे वो छूटेंगे नहीं आपके, डोंट वरी। वो यहाँ पर कल हमारा संडे रहने वाला है, कल वैसे भी कम आर्टिकल्स आते हैं, एडिटोरियल आता नहीं है, तो कल आपके साथ में उन आर्टिकल्स का डिस्कशन कर लिया जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पर हम लोग अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग को यहाँ पर पहले क्या सीखनी है। हम लोग जब बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। वो 3 चीज़ें क्या क्या हैं, सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा राज्यसभा, दूसरा आपको देखने को मिलेगा लोकसभा और तीसरा आपको देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट। इन 3 चीज़ों से मिलकर हमारा पूरा का पूरा पार्लियामेंट बना हुआ है। राज्यसभा जिसको हम लोग अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं, लोकसभा जिसको हम लोग लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं, ये भी सभी लोगों को क्लियर है। अब अगर मैं आप लोग को ये वाला पिक्चर दिखाऊं और आपसे पूछूं ये राज्यसभा का चैम्बर है या लोकसभा का चैम्बर है, तो जिनको पता है उन्होंने आराम से क्लियर कर लिया होगा इसको कि हाँ ये किसका चैम्बर है। देखो अगर मैंने बोल दिया राज्यसभा का चैम्बर है तो जिन लोगों को नहीं पता है तो वो लोग सोचेंगे लोकसभा का भी तो हो सकता है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा तो होता है। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को भी क्लियर कर लेना। देखो राज्यसभा का जो चैम्बर है ये वाला है। कहोगे ऐसा क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे आपको रेड कारपेट देखने को मिलता है। तो राज्यसभा के चैम्बर में आपको रेड कारपेट देखने को मिलेगा, आर से राज्यसभा, आर से रेड कारपेट, ध्यान रख सकते हो। लोकसभा के चैम्बर के अंदर आपको ग्रीन कारपेट देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस है राज्यसभा और लोकसभा में, यहाँ पर इसी चीज़ को अभी के अभी क्लियर कर लेना।
अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। चाहो तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखित में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस बोलते हैं। अपर हाउस के साथ साथ इसको हम लोग हाउस ऑफ एल्डर्स के नाम से भी जानते हैं। हाउस ऑफ एल्डर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा में जो मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर 30 ईयर्स देखने को मिलती है, और उसी के साथ में लोकसभा के अंदर जो मिनिमम एज की एक रिक्वायरमेंट है वो आपको 25 देखने को मिलती है। तो लोकसभा के अंदर मिनिमम एज 25 है, राज्यसभा के अंदर 30 है, 30 है। इसी वजह से इसको हम लोग हाउस ऑफ एल्डर्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? तो टोटल आपको 250 मेंबर्स का स्ट्रेंथ देखने को मिलता है राज्यसभा के अंदर। ठीक है, तो आप कहोगे सर गलत बोल रहे हो, 250 मेंबर हमने तो पढ़ा है कि इसमें 245 होते हैं। तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 होती है, लेकिन जो आपको करंट स्ट्रेंथ देखने को मिलती है वो 245 की है। तो आप कहोगे ये 5 सीट कहाँ पे चली गई? ये 5 सीट कहाँ पे गई है? अब इसको समझना। ये जो 5 सीट है ये हम लोगों ने रख रखी हैं पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर अक्साई चीन वाले एरिया के लिए। अब मैं आपको ये वाला चीज़ भी थोड़ा सा बताता हूँ। जब आप लोग यहाँ पर भारत का मैप देखते हो एग्जैक्टली कुछ इस प्रकार से, ऊपर का मैप, जम्मू एंड कश्मीर का मैप देखोगे तो ये वाला रीजन आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला देखने को मिलेगा, और ये वाला अक्साई चीन वाला देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इस वाले रीजन को पाकिस्तान ने कब्जा रखा है और इस वाले को यहाँ पर चाइना ने कब्जा रखा है। तो अभी ये इंडिया के हिस्से में नहीं है। अब इन फ्यूचर ये हिस्सा जब भारत के अंदर ऐड होगा तो इन हिस्से को भी राज्यसभा के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगा। तो वो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों ने अभी 5 सीट्स को अलग से रख रखा है। ठीक है ना? वैसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 होती है, लेकिन करंट स्ट्रेंथ यहाँ पर 245 की आपको देखने को मिलेगी। अब आते हैं तीसरे मेजर पॉइंट की तरफ कि भाई चलो हमें पता चल गया 245 की करंट स्ट्रेंथ है। तो 245 के अंदर जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? पहला क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है कि 245 मेंबर क्या सभी मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है? तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर जब आप लोग मेंबर्स के इलेक्शन की बात करते हो तो 245 में से लगभग जो 233 मेंबर्स हैं, कितने? 233, 233 मेंबर इलेक्ट होकर आते हैं और 12 मेंबर्स नॉमिनेट होकर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी का इलेक्शन नहीं होता, 233 मेंबर्स का इलेक्शन होता है, इनको इलेक्ट किया जाता है और 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। अब ये जो नॉमिनेशन होता है, इस नॉमिनेशन को हमारे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट करते हैं। और ये जो नॉमिनेशन है किस बेसिस पर किया जाता है? मान लो ये जो 12 लोग हैं, अगर इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है किस किस चीज़ के अंदर, तो वो है यहाँ पर आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस। अगर इन चीज़ों के अंदर एक व्यक्ति का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा तो प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को यहाँ पे नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा के अंदर। तो वो नॉमिनेशन होगा, वहाँ पे कोई प्रॉपर इलेक्शन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी जो ये 233 मेंबर्स हैं इनको इलेक्ट किया जाता है किसके थ्रू? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू। अब ये क्या है तो आपको पता होगा, स्टेट की जब हम लोग सरकार के बारे में चर्चा करते हैं तो स्टेट में आपको लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो उनके जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो एमएलए हैं, यानी कि अपने राज्य में से जो एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं, तो वो यहाँ पर राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो ये इलेक्शन होता है। तो यही यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो 233 मेंबर्स हैं इनको कौन इलेक्ट करता है? तो इनको इलेक्ट किया जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू। इतनी चीज़ आपको बहुत आराम से क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर भी 2-4 बातें जानने को आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो बातें क्या हैं? मैंने बोला कि एमएलए यहाँ पर इलेक्ट करते हैं। अब जो एमएलए होंगे तो ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ओनली इलेक्टेड मेंबर, जो एमएलए सिटिंग एमएलए होंगे, जो इलेक्टेड होंगे, वही यहाँ पर एक तरीके से इलेक्ट करेंगे। और आपको पता होगा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सभी राज्यों के अंदर है। उसके साथ साथ आपको यूनियन टेरिटरी के अंदर भी देखने को मिलती है। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, ये बेसिकली तीनों यूनियन टेरिटरी हैं। यहाँ पर भी आपको लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है। सभी यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है, लेकिन इन तीनों यूनियन टेरिटरी में आपको लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिल जाती है। तो इनके जो इलेक्टेड एमएलएज होते हैं
आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ इलेक्टेड एमएलएज हैं कौन है, तो हाँ बिल्कुल इलेक्टेड एमएलए ही क्या करते हैं, इन 233 मेंबर्स को जो राज्यसभा के अंदर हैं उनको इलेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया। आप चाहो तो फटाफट आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। अब क्लियर करने के बाद में अब हम लोग आगे की बात करते हैं। हम लोगों ने इलेक्टेड मेंबर्स तक यहाँ पे सारी बातें समझ ली हैं। अब जब हम लोग बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा क्या है, एक परमानेंट हाउस देखने को मिलता है। लोकसभा आपको यहाँ पर एक टेम्पररी हाउस देखने को मिलता है ना। इसका मतलब क्या है कि भाई राज्यसभा डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी डिजोल्यूशन या फिर आप कह सकते हो राज्यसभा का भी डिजॉल्व नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोकसभा है वो 5 साल बाद डिजॉल्व हो जाता है, 5 साल बाद सारे मेंबर्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो लोकसभा डिजॉल्व होता है, एक टेम्पररी हाउस है, लेकिन राज्यसभा परमानेंट हाउस है, ये डिजॉल्व नहीं होता। नो डिजोल्यूशन के नाम से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया 5 साल में यहाँ तक पूरा मामला बदल जाता है लोकसभा के अंदर, लेकिन राज्यसभा में क्यों नहीं बदलता, मैं समझाता हूँ। राज्यसभा में क्या होता है कि देखो हर बार कोई ना कोई पुराना मेंबर इलेक्ट रहता है। इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि राज्यसभा के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है। राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर होता है 6 साल का, ठीक है ना। और ध्यान रखना, जो राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से हर 1/3 का 1/3 जो मेंबर्स होते हैं, हर 1/3 मेंबर का हर 2 साल में रिटायरमेंट होता है। तो आप लोग देख सकते हो कि राज्यसभा के अंदर जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उनमें से हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो रहे हैं। कुछ तो पुराने हैं ना, फिर कुछ टाइम बाद वो रिटायर हो गए तो पुराने रह गए, फिर कुछ आगे वाले रिटायर हो गए फिर पुराने रह गए। तो मतलब राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है, वहाँ पे पुराने मेंबर्स भी आप देख पाओगे रेगुलरली यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं। और राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स का टर्म होता है, बेसिकली वो टेन्योर होता है, वो 6 साल का होता है। अब यूपीएससी यहाँ पर आपसे भी एक ट्रिक खेल सकता है। वो क्या है, आपसे पूछेगा राज्यसभा का कितना टेन्योर होता है और राज्यसभा के मेंबर्स का कितना टेन्योर होता है। ध्यान रखना, राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता क्योंकि ये एक परमानेंट हाउस है, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स के जब हम लोग टेन्योर के बात में करते हैं तो यहाँ पर 6 साल का आपको इन मेंबर्स का टेन्योर देखने को मिलता है, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन भी क्लियर हो चुकी है। आगे आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सर क्वालिफिकेशन की, कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होती हैं, कौन से मेंबर यहाँ पर राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जो पर्सन है वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकंड क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो सेकंड क्वालिफिकेशन के अंदर बोला गया कि जो व्यक्ति है उसकी जो एटलीस्ट एज है मिनिमम यहाँ पर वो 30 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, जो कि मैं आपके साथ में पहले ही बता चुका हूँ। फिर तीसरी यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो एक दूसरे सरकारी पद से भी यहाँ पर एक आप कह सकते हो प्रॉफिट ले रहा हो और राज्यसभा का भी मेंबर बना हो। मतलब क्या है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ पर चौथा क्या क्वालिफिकेशन होगा, चौथा यहाँ पे क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि वो जो व्यक्ति है वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। यानी कि अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, एक अच्छे से उस व्यक्ति की मेंटल हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। या फिर वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट ना हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो बैंकरप्ट हो, उसका तो कोई पैसा ही नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। इस बेसिस पर जो राज्यसभा का मेंबर है वो उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाती हैं। क्लियर हो गया, इतनी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों ने जान ली है। अब बात करते हैं राज्यसभा के वैकेंसीज़ के बारे में। आप कहोगे वैकेंसी, हाँ देखो वैकेंसी बीच बीच में खाली हो जाती है, आपको पता होगा। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर्स हुए। अब मान लो ये टेन्योर चल रहा है। अब इस टेन्योर में बीच में किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, या फिर कोई दूसरा मेंबर रिज़ाइन कर देता है, या फिर यहाँ पर एक और कंडीशन हो सकती है कि वो व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ध्यान रखना, 3 कंडीशन के बेसिस पर वैकेंसी खाली हो सकती हैं। एक तो डेथ हो जाती है, या फिर उस व्यक्ति ने रिज़ाइन कर दिया हो, या फिर यहाँ पर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया हो। तो जब बीच में ऐसा हो जाएगा तो वैकेंसी जब खाली हो जाएगी तो यहाँ पर आप कह सकते हो उस वैकेंट पोजीशन को भरा जाएगा, ठीक है। अब जब वैकेंट पोजीशन को हम लोग भरते हैं तो जो सीट्स फिल करी जाती हैं वो बाईपोल से फिल की जाती हैं। आपको मैंने बाईपोल्स के बारे में पहले पढ़ा रखा है। तो बाईपोल के इलेक्शन किए जाते हैं, जिसके बेसिस पर यहाँ पर एक नए मेंबर को बैठा दिया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अब वो जब नया मेंबर बैठेगा तो वो आने वाले 6 साल तक सर्व नहीं करेगा, ठीक है ना। वो तब तक सर्व करेगा जितना उस मेंबर का टेन्योर था जिसको यहाँ पे हटाया गया है। यानी कि जिस व्यक्ति के वैकेंसी खाली हुई है उसका जो रिमेनिंग पीरियड था, आगे का बचा हुआ पीरियड, सिर्फ उसको पूरा करेगा। पूरे 6 साल के लिए यहाँ पर उसको नहीं बैठाया जाएगा। ध्यान रखना, इसको हम लोग बाईपोल इलेक्शन बोलते हैं। जब वैकेंसी खाली हो जाती है
डेथ, रेजिग्नेशन या डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, तब जाकर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ये बाईपोल करवा कर इस वैकेंसी को भर दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी कब के लिए कि उस व्यक्ति का जो रिमेनिंग पीरियड था उसको पूरा करने के लिए। इतनी इन्फॉर्मेशन भी आपको क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं राज्यसभा के लीडरशिप के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट, राज्यसभा के यहाँ पर चेयरमैनशिप की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो यहाँ पे कौन चेयरमैन होते हैं, तो वो चेयरमैन हमारे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ध्यान रखना, राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो आज के टाइम पर वेंकैया नायडू साहब आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में 2-4 और पोस्ट देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि डेप्यूटी चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, लीडर ऑफ द हाउस, डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ओपोजिशन। तो ये सारे लोग भी यहाँ पे होते हैं। इनके नाम ज़रूर ध्यान रख सकते हो, वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा इलेक्शंस अब की बार काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे। इतनी इन्फॉर्मेशन भी आपको क्लियर हो गई है, मतलब हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया राज्यसभा के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्शंस के बारे में कि राज्यसभा के अंदर आखिरकार इलेक्शंस होते कैसे हैं। तो होते तो यहाँ पर वोटिंग के माध्यम से, लेकिन आपको यहाँ पर भी 2 कंडीशन देखने को मिलती हैं। देखो, एक कंडीशन में तो इलेक्शन होता ही नहीं है, तो आप कहोगे ऐसा भी है। हाँ, एक कंडीशन में इलेक्शन कब नहीं होता कि मान लो एक राज्य से 10 लोग यहाँ पर एक तरीके से राज्यसभा के लिए जा रहे हैं। एक राज्य से यहाँ पर आप कह सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया ना, स्टेट के जो एमएलए हैं वो यहाँ पर इलेक्ट करेंगे राज्यसभा के मेंबर्स को। तो मान लो एक राज्य से 10 लोग खड़े हुए, 10 लोग यहाँ पर राज्यसभा के मेंबर्स बन रहे हैं, और उस राज्य से, ध्यान रखना, उसी राज्य से राज्यसभा के अंदर सीट कितनी है, यहाँ पर उस राज्य से राज्यसभा के अंदर 10 ही सीट है, मतलब 10 ही लोग खड़े हुए और 10 ही सीट हैं। तो इलेक्शन का तो कोई मुद्दा ही नहीं बना ना, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नंबर ऑफ वैकेंसीज से ज़्यादा नहीं हुए, ये दोनों यहाँ पर इक्वल था, कैंडिडेट्स भी इक्वल हैं और सीट भी राज्यसभा के अंदर उतनी खाली थी, यानी एक राज्य की जो सीट है उतनी है और उस राज्य से कैंडिडेट भी इतने खड़े हुए। तो क्या होगा, वहाँ पे इलेक्शन होने के कोई चांसेस नहीं है, कि इलेक्शन होगा ही नहीं। ऐसे ही वो व्यक्ति यहाँ पर आराम से 10 के 10 जाएंगे, अपनी सीट यहाँ पर ले लेंगे। लेकिन यह तो हो गया पहला कंडीशन। अब दूसरे कंडीशन में क्या होता है भाई, इलेक्शन होते हैं। दूसरे कंडीशन में जो इलेक्शन होते हैं वो उसके अंदर 3 प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे। अब दूसरे कंडीशन में इलेक्शन कब होंगे, जब आप लोग कह सकते हो कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो सीट से ज़्यादा हो जाते हैं, यानी उस राज्य की है तो 10 सीट है, जो मेंबर हो गए वो 18 हो गए। तो अब क्या होगा, अब इनके बीच में इलेक्शन होगा ताकि यहाँ पर एक प्रॉपर सीट मिल सके। अगर 10 के 10 हैं, इक्वली हैं, तो यहाँ पर कोई इलेक्शन की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है ना। अब जब यहाँ पे इलेक्शन होता है, यानी कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जब वो एक्सीड हो जाएंगे, जब ज़्यादा हो जाएंगे वैकेंसी से, तो इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन जब होगा तो बेसिकली हम लोग 3 प्रकार से देखेंगे। एक तो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर कुछ है ही नहीं, जो एमएलए हैं वो एमएलए चूज़ करके भेजेंगे, एमएलए इलेक्ट करके भेजेंगे। फिर दूसरे प्रकार का यहाँ पे इलेक्शन होता है जिसमें आप लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के नाम से जानते हैं। फिर तीसरा आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के नाम से देखने को मिलेगा। तो ये यूज़ करके हम लोग यहाँ पर इन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाते हैं। तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इन तीनों चीज़ों को हम लोग समझते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर कुछ समझने वाली बात है नहीं, यहाँ पर जो एमएलएज हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करके भेजते हैं। अब अगर हम लोग बात करें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को देखो, कभी मैं डिटेल से समझाऊंगा कि कैसे इलेक्शन के अंदर इनको चूज़ किया जा सकता है, लेकिन मैं अभी आपको फिर भी एक मतलब आप कह सकते हो कि एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ। जैसे हम लोग यूपी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। यूपी के अंदर टोटल एक तरीके से एमएलए आपको कितने देखने को मिल जाएंगे, टोटल एमएलए की सीट कितनी देखने को मिल जाएगी, वो आपको 403 देखने को मिल जाएंगी। अब 403 में से आप लोग देख सकते हो कि जो बीजेपी की है वो लगभग यहाँ पर 273 एमएलए देखने को मिल जाएंगे, और इसी में ओपोजिशन के भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे 125 और 5 अदर्स के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, यही लोग आप कह सकते हो कि इलेक्ट करने वाले हैं किसको, राज्यसभा के मेंबर्स को, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, जैसे हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की जो सीट है राज्यसभा के अंदर, वो आपको 31 सीट देखने को मिल जाएंगी। अब क्या होगा, ये लोग, ये जो एमएलएज हैं, यही एमएलए क्या करेंगे, राज्य से इन मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे और राज्यसभा के अंदर भेजेंगे। अब आप लोग देख पाओगे, कॉमन सी बात है कि जिस राज्य के अंदर जिस सरकार की बहुमत है, जैसे कि यूपी के अंदर बीजेपी यहाँ पर एक तरीके से आपको एक बहुमत में देखने को मिलेगी, तो उनके ज़्यादा एमएलएज आपको जाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। उनके ज़्यादा एमएलए चले जाएंगे। इसके पीछे का एक फॉर्मूला वगैरह लगता है, वो फॉर्मूले मैं अभी नहीं बताऊंगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इस वजह से मैं आपको ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं लेके जा रहा हूँ। अभी फिलहाल यहाँ पर समझ लो, जिसकी बहुमत है, मतलब ऐसा होता है जिसकी बहुमत है वो यहाँ पर एक तरीके से उनकी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो जाती है राज्यसभा के अंदर। इतना आप लोग अभी के लिए ध्यान रख सकते हो। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये भी होता है
कि भाई जो ओपोजिशन वाले लोग हैं उनको भी यहाँ पर सीट मिलती हैं, ठीक है ना। तो जो एक तरीके से आप कह सकते हो बहुमत में लोग हैं, बहुमत में तो उनको कुछ सीटें मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर ओपोजिशन वालों को भी यहाँ पर कुछ सीटें मिलती हैं। तो आप लोग इस प्रकार से ध्यान रख सकते हो। तो दोनों ही लोगों को यहाँ पर सीट मिलती हैं राज्यसभा के अंदर में। इतना आपको क्लियर हो चुका है। अभी मैं डिटेल से कहीं बता दूंगा, बस खाली आप लोग ध्यान रखना 3 चीज़ों के बेसिस पर इलेक्शन किया जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन, दूसरा यहाँ पर कौन सा हो गया, दूसरा यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और फिर एक होता है कौन सा, एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम को हम लोग समझते हैं, वो बेसिकली एक्चुअल इलेक्शन कहलाता है। अब ये बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे जो भी इलेक्शन होते हैं वो बैलेट पेपर पे किया जाता है। राज्यसभा के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो बैलेट पेपर पे होते हैं, यानी कि पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कहोगे जैसे कि अभी आप लोग इलेक्शन में जब वोटिंग वगैरह देने जाते हो तो ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करते हो, है ना। ईवीएम मशीन पर आप लोग वोटिंग दे देते हो, लेकिन राज्यसभा में बैलेट पेपर का यूज़ होता है। बैलेट पेपर यानी कि आप लोग एक पर्चे पे अपना यहाँ पे प्रेफरेंस लिखकर क्या करोगे, वोट दोगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे यार ये तो मतलब काफ़ी पुराने ज़माने का सिस्टम अपनाए रखे हैं। तो ऐसा नहीं है, उसके पीछे का एक कारण यह है क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंस देना होता है। कल मैंने आप लोग को बताया था ना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बारे में, जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर एक प्रेफरेंशियल चीज़ को देखी जाती है कि प्रेफरेंस दिया जाता है। वैसे ही आप लोग को यहाँ पर एक तरीके से देखने को मिलेगा, इस बैलेट पेपर के माध्यम से प्रेफरेंस दिया जाता है। प्रेफरेंस का मतलब यहाँ पर यह है, एग्जाम्पल के अगर हम लोग तौर पर देखें, मान लो एक बैलेट पेपर यह है, एक बैलेट पेपर यह है। अब राज्यसभा के अंदर यहाँ पर 3 लोग जो हैं खड़े हुए हैं, ए बी सी, और इधर यहाँ पर आप लोग कह सकते हो ए बी सी, है ना। अब ये बैलेट पेपर 1 हो गया, ये बैलेट पेपर 2 हो गया। अब एमएलए से बोला गया चलो भैया वोटिंग डाल दो, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, वोटिंग जब डालेंगे तो मान लो यहाँ पर एमएलए का प्रेफरेंस क्या है, यानी कि ये किसको सबसे पहले रखना चाहते हैं। इन्होंने यहाँ पर ए को पहले रखा तो ए को वोटिंग ए को पहले रख दिया। ये यहाँ पर चाहते हैं बी को पहले रखना तो यहाँ पर उन्होंने बी का नाम पहले डाल दिया, ठीक है। जो भी यहाँ पर प्रेफरेंस होगा, यानी कि किसको प्रेफरेंस में रखते हैं, फिर दूसरा सेकंड प्रेफरेंस के अंदर प्रायोरिटी पे किसको रखा जाता है, ये आप लोग को देखना है, ठीक है ना। तो प्रायोरिटी पर जिसको रखा जाता है, प्रायोरिटी के बेसिस पर यहाँ पर वोटिंग दी जाती है। अब प्रायोरिटी के बेसिस पर वोटिंग दी गई, जब बाद में देखते हैं जिसके बेसिस पर हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि मान लो जो एक व्यक्ति है, ए व्यक्ति को ज़्यादा एमएलए ने क्या करा है, प्रायोरिटी के ऊपर रखा है। ए व्यक्ति को यहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी के ऊपर रखा तो इलेक्ट हो जाएगा वो। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि मान लो यहाँ पर बी को और सी को भी यहाँ पर प्रॉपरली वोटिंग मिली हुई है, तो उसमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे कि हम लोग पहली बात अगर देखते यह हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक फॉर्मूला अप्लाई होने लगता है कि वोटिंग कैसे देखी जाएगी। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे अभी हम लोगों ने यूपी का एग्जाम्पल लिया था, तो इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई होता है। फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, रिक्वायर वोटिंग यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, उसके लिए एक फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ राज्यसभा की सीट +1 और +1, ये यहाँ पर फॉर्मूला होता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप लोग परेशान मत होना, इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा। अभी मैं आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि 3 प्रकार से जो इलेक्शंस होते हैं। अब चलो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यूपी के अंदर 403 सीट आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ आपको वोट्स देखने को मिलेंगे, जो वो यहाँ पर 403 हो गए। फिर उसके बाद में नंबर ऑफ राज्यसभा सीट, यानी यूपी से कितने राज्यसभा के अंदर सीट देखने को मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर मैंने बोला 31 है, लेकिन अभी 11 के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं। फिर उसके बाद में इसके आगे +1 करके ये फॉर्मूला के अंदर मेंशन है, ये आप कर सकते हो। इसके जब आप लोग यहाँ पे पूरा का पूरा टोटल निकालोगे तो लगभग यहाँ पर 34.5 के आसपास, 35 के आसपास निकलेगा राउंड ऑफ करके, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रख सकते हो। अब जितना भी वोटर होते हैं, जो भी वोटिंग करते हैं, उन वोटर की जो वैल्यू होती है वो होती है 100 पॉइंट्स, ठीक है। 100 पॉइंट्स यहाँ पर वैल्यू होती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस 35 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बेसिकली यहाँ पर 3500 हो गया। तो किसी को जीतने के लिए 3500 पॉइंट्स चाहिए। तो यहाँ पर आप कह सकते हो एटलीस्ट, अगर ये जो 35 आया इससे पता ही चलता है कि एटलीस्ट यहाँ पे 35 एमएलएज अगर वोट करेंगे तो यहाँ पर एक कैंडिडेट जीत पाएगा। तो मतलब 35 एमएलएज की वोटिंग चाहिए होगी। तो जो हम लोग प्रेफरेंस इलेक्शन वाला देख रहे थे, बैलेट पेपर वाला, कि किसको प्रेफरेंस में रखा गया है, वो यहाँ पर उसी के बेसिस पर देखा जाएगा। जो हमने देखा कि हाँ भाई 35 वोटिंग चाहिए, तो किसी के पास में यहाँ पर मतलब आप कह सकते हो किसी को 35 प्रेफरेंस पर रखा गया है। एमएलएज ने क्या किया है, 35 एमएलए ने किसी व्यक्ति को प्रेफरेंस पर रखा है, तो भाई वो तो वैसे ही मेंबर बन गया राज्यसभा का, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, मैं डिटेल से बता दूंगा। मुझे पता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा।
कभी डिटेल से पीपीटी स्लाइड्स के अंदर आराम से समझेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हाँ, ये 3 प्रकार हैं जिसके हिसाब से इलेक्शन हो जाते हैं। तो परेशान मत होना, इसके बाद मैं डिटेल से भी बता दूंगा। अब ये आपने देख लिया कि इलेक्शन कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट, उसके बाद यहाँ पर एक हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, देन उसके बाद में सिंगल ट्रांसफरेबल। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ की और चर्चा होती है, वो ये होती है कि जब यहाँ पर वोटिंग दी जाएगी तो वो बेसिकली आप कह सकते हो कि ओपन बैलेट सिस्टम होता है। अब आप कहोगे ओपन बैलेट सिस्टम क्या होता है, बैलेट पेपर तो समझ लिया। ओपन बैलेट सिस्टम का मतलब यह है कि जब कोई यहाँ पर एमएलए वोटिंग देने जाएगा, वोट देने जाएगा किसी को, तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, ओपन करना होगा। क्योंकि आपने देखा होगा जो बैलेट है इसमें एक ओपन बैलेट सिस्टम होता है, एक सीक्रेट बैलेट सिस्टम होता है। सीक्रेट बैलेट यानी में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट सिस्टम होता है जहाँ पे किसी को वोट नहीं दिखाया जाता। लेकिन यहाँ पे ओपन बैलेट सिस्टम होता है, यानी कि आप थोड़ा सा लिमिटेड वे में ओपन करोगे। किसको दिखाओगे? यह दिखाया जाएगा एक पार्टी ऑथोराइज्ड एजेंट को। ठीक है ना, वो बैलेट पेपर जहाँ पे आप लोग डालने जाओगे उसके पास में एक पार्टी ऑथोराइज्ड एजेंट बैठा होगा, उसको यहाँ पर डिस्प्ले करना होगा, उसको यहाँ पर दिखाना होगा। और अगर आप लोगों ने नहीं दिखाया तो यहाँ पर आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों ने इस चीज़ को भी काफ़ी अच्छे से समझ लिया है, ओपन बैलेट सिस्टम क्या है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। मैक्सिमम चीज़ें हम लोगों ने राज्यसभा के इलेक्शंस को लेकर ऑलरेडी कवर कर ली हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर इस चीज़ के रिगार्डिंग एक बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है। ठीक है, फिर उसका 2-4 पॉइंट और आते हैं, वो सब आपके लक्ष्मीकांत का देखने को मिलेंगे। तो लक्ष्मीकांत के बेसिस पर ही मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं। अब देखो, जो इलेक्शन वाला जो पॉइंट बताया, मुझे पता है आपको काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन जिसने पढ़ रखा है उसको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होना, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो और बना दूंगा कि इलेक्शन कैसे होते हैं, प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम क्या होता है, प्लस यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल इसको क्यों बोलते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट अभी ध्यान रखने के लिए इतना आप लोग समझ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अगले आर्टिकल पर। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना कुछ बता तो दिया, हम लोगों को याद कैसे रहेगा, कुछ लिखने के में अगर मिल जाता तो सही रहता। तो वो सारी चीज़ें देखो आपको लिखित में प्रोवाइड करवा दी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ, पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, राज्यसभा के बारे में बताया। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर राज्यसभा का जो कंपोजिशन है 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, वैसे 245 आपको यहाँ पर करंट स्ट्रेंथ देखने को मिल जाती है। फिर कैसे मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, मेंबर्स के इलेक्शन का प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग को एक तो इनडायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिल जाएगा, दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, ये हम लोगों ने कवर कर लिया है। उसके बाद में राज्यसभा क्या डिसॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता, परमानेंट हाउस है ये मैंने आपको बताया। उसके बाद में मैंने आपको बताया जितने भी वैकेंट सीट होते हैं, ठीक है, उसके लिए बाईपोल वगैरह हो जाता है, वैकेंसी कैसे खाली हो जाती है हमने वो भी समझा। फिर उसके बाद जो राज्यसभा उसका चेयरमैन कौन होता है, वो सारी बातें मैंने आपको लिखित में प्रोवाइड करवा दी हैं, सब आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। करना क्या है, आप लोग सिंपल सा जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ से पीडीएफ को ओपन करना, और पीडीएफ को जैसे आप लोग ओपन करोगे उसमें आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ ये वाला सिंबल भी मिलेगा। जैसे आप लोग इस पर टैप करोगे आपके सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। अब काफ़ी सारे लोगों के मोबाइल फ़ोन्स में ये इन्फॉर्मेशन ओपन नहीं होती है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप लोग एक ऐप को डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट। ओके, अगर क्लियर हुई है ये सारी चीज़ें तो फटाफट वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा दो। एक टारगेट जो है हमारा वो आई होप आप लोग आज भी अचीव करवाने वाले हो। साथ ही साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ये मेरी आईडी है दीपक यादव एजुकेशन। जब आप लोग इंस्टाग्राम पर जाओगे तो दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना, आपके सामने ये वाली आईडी ओपन हो जाएगी, इस पे जाकर मेरे से कनेक्ट हो जाना। मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि सभी लोगों के क्वेरीज़ का रिप्लाई दूँ, और ऐसा रिप्लाई मैं दे रहा हूँ। पिछले यहाँ पर 2 दिनों से काफ़ी सारे लोगों के मैं रिप्लाई दे चुका हूँ उनकी क्वेरीज़ के, तो आप लोग भी अपनी क्वेरीज़ पूछ सकते हो, आप लोगों के भी रिप्लाई यहाँ पर मिल जाएंगे। थोड़ा सा वेट करना, लेकिन रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब ये जो आर्टिकल है ये बात करता है वॉर टेक्स टोल ऑन सूरत डायमंड ट्रेड। अब इसका मतलब क्या है, देखो हुआ क्या है कि इंडिया के अंदर हीरा यानी डायमंड का काफ़ी व्यापार देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे लोग इस डायमंड इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, और उसी डायमंड इंडस्ट्री को बहुत बुरा झटका लगा है रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से। रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चला, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, इस डायमंड इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा हिट हुआ। इनफैक्ट यहाँ पे बोला गया कि जो बहुत सारे वर्कर्स हैं, वो वर्कर्स क्या करते हैं, वो वर्कर्स बेसिकली यहाँ पर डायमंड जो छोटे छोटे डायमंड होता है ना, उनकी कटिंग और पॉलिशिंग करते हैं, वो भी यहाँ पर बेरोज़गार हो चुके हैं, क्योंकि अब डायमंड का ट्रेड हो नहीं पा रहा है। जब हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखना, भारत के अंदर जो डायमंड को लेकर वर्क होता है
वो सबसे ज़्यादा जो वर्क होता है वो यहाँ पर कटिंग और पॉलिशिंग का होता है। कटिंग और पॉलिशिंग की जाती है भारत के अंदर डायमंड्स के मामले में। अब क्या है, बहुत सारे लोग इसमें रोज़गार जनरेट करते थे। कोविड से पहले लोग यहाँ पे 1-1 लाख रुपए महीना कमाया करते थे इसकी पॉलिशिंग और कटिंग करके। लेकिन जब से रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तब से जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया आना बंद हो चुका है। रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो जो लोग हैं वो जॉबलेस हो चुके हैं, उनके पास कोई नौकरी नहीं है। ठीक है, तो ये परेशानियां नज़र आ रही हैं। तो हम लोग लगातार बहुत लंबे समय से देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब की बार एक बहुत बुरा हिट देखने को मिला है। हम लोग बहुत सारा 100% रॉ मटेरियल हमारे पास में आता है अलग अलग देशों से, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकन कंट्रीज़, साउथ अफ्रीका। फिर उसको काटते हैं, फिर उसको पॉलिश करते हैं, देन उसके बाद हम लोग वो सामान जाकर बेचते हैं अमेरिका वगैरह में। ठीक है ना। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि ये वर्कर्स बहुत बुरी तरह से हिट हो चुके हैं, वो इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो डायमंड को लेकर आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है। सबसे पहली चीज़, जब हम लोग बात करें डायमंड के बारे में, तो इंडिया जो है दुनिया का एक सबसे बड़ा सेंटर है डायमंड की पॉलिशिंग और कटिंग के लिए। ध्यान रखना, लगभग पूरे दुनिया का 80% जो डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में होती है। ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो सेक्टर है लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, यहाँ पर लेबर वर्क करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे बोला गया कि 4.64 मिलियन के आसपास वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है 2022 तक लगभग 8.3 मिलियन वर्कर जो है इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे होंगे। लेकिन क्या हुआ, रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से ये सेक्टर हिट हो चुका है, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। अगले आर्टिकल पर आते हैं। एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। इस आर्टिकल को आप लोग इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे बात की गई है जो इंडियन क्रूड ऑयल यानी कि भारत का जो कच्चा तेल है वो पिछले 10 सालों में एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर जा चुका है। इनफैक्ट यहाँ पे जो क्रूड ऑयल का बास्केट है, यहाँ पे हमने देखा वो लगभग 121 आप कह सकते हो डॉलर प्रति बैरल पहुंच चुका है। यानी कि एक बैरल का $121 तक का ये अमाउंट पहुंच चुका है। ये बोला गया कि भैया बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है तेल। इनफैक्ट ये जून 9 का डेटा है, 9 जून को इतना तक यहाँ पर तेल पहुंच चुका है। इससे पहले यहाँ पर इतना ज़्यादा हायर नहीं पहुँचा है। इनफैक्ट पिछले 10 सालों में भी यहाँ पर इतने ज़्यादा दाम नहीं बढ़े हैं इस कच्चे तेल के, वो इस आर्टिकल में बताया गया। अब इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर, जैसे मैं आप लोग को एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने नज़र आता है ये वाला। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूँ ये वाला। अभी मैंने आपसे क्या बोला, यहाँ पे मैंने आपसे ये बोला कि देखो क्या हुआ है कि दाम बढ़ चुके हैं। एक बैरल का जो दाम है लगभग $121 तक पहुँच चुका है। अब ये बैरल क्या है, देखो बैरल को लेकर यूपीएससी ने 2008 में क्वेश्चन पूछा था, हाउ मच इज़ 1 बैरल ऑफ ऑयल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, यानी कि एक बैरल में कितना तेल होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो एक बैरल के अंदर अप्रॉक्स 159 लीटर्स आपको ऑयल देखने को मिलता है। तो ये जो दाम बताया गया ये 159 लीटर तेल का है। ठीक है, तो पहली चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को यहाँ पे कवर करवा दी गई है। अब यहाँ पे जो चर्चा की जा रही है वो है ब्रेंट क्रूड की। ठीक है, तो भारत जो है काफ़ी सारा ब्रेंट क्रूड मंगाता है। एक ब्रेंट क्रूड होता है, दूसरा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है WTI। तो तेल भी दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। एक होता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट और दूसरा होता है ब्रेंट क्रूड। जो ब्रेंट क्रूड है बेसिकली ये कहाँ से निकाला जाता है, नॉर्थ सी से। नॉर्थ सी हो गया, उसका शेटलैंड आइलैंड, नॉर्वे वाला रीजन जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा नदन साइड वाला, वहाँ से हम लोग इस तेल को निकालते हैं। और साथ साथ यहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ में भी आपको ये ब्रेंट क्रूड देखने को मिलता है। लेकिन जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, इसके नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर टेक्सास आ रहा है, जो कि आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा। तो ये जो WTI वाला तेल है ये अमेरिका से लेकर आया जाता है। आपको ध्यान रखना है यूएस की ऑयल फील्ड से निकाला जाता है। प्राइमरली टेक्सास हो गया, लुइसियाना हो गया, नॉर्थ डकोटा हो गया, इन सभी रीजन के अंदर होता है। तो ध्यान रखना, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर भी यूपीएससी प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। WTI और ब्रेंट क्रूड का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, लेकिन अभी इतना काफ़ी नहीं है। आपको मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। देखो, आपने जाना कि ब्रेंट क्रूड क्या है, जो कि नॉर्थ सी से निकाल के लेकर आया जा रहा है। WTI अमेरिका से आ रहा है। अब जो दोनों तेल आपको देखने को मिलेंगे, दोनों यहाँ पर हल्के हैं, लेकिन जो ब्रेंट होता है ये थोड़ा सा, इसकी जो API ग्रेविटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यानी कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ग्रेविटी यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं, ये थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और WTI होता है वो थोड़ा सा हल्का होता है, मतलब API थोड़ा सा भारी देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द WTI। बस खाली ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। बाकी WTI के अंदर जो सल्फ़र कॉन्टेंट है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। ब्रेंट के अंदर जो ब्रेंट वाला तेल होता है, जो नॉर्थ सी से निकाल रहे हैं, वहाँ पे सल्फ़र कंटेंट थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है।
है, ये भी यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं शिपिंग के बारे में। तो देखो, अगर हम लोग ब्रेंट क्रूड मंगाते हैं तो हमें दाम थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन जब हम लोग WTI का तेल मंगाते हैं तो हमें दाम ज़्यादा लगता है। इसी वजह से भारत जो है ब्रेंट क्रूड को ज़्यादा प्रेफर करता है, हम लोग ब्रेंट क्रूड वाला ज़्यादा मंगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्रेंट क्रूड है इसको एक तरीके से बिल्कुल कोस्ट के पास से निकाला जा रहा है, मतलब कि समुद्र से निकाला, ठीक है, ड्रिलिंग करी, प्रोड्यूस किया और तुरंत ही यहाँ पर जहाज़ के अंदर डालकर रवाना कर दिया, भेज दिया। लेकिन जो WTI होता है ये बेसिकली लैंड लॉक एरिया से निकाला जाता है, यानी कि ज़मीन के पास से निकाला गया और फिर उसके बाद उसको समुद्र तक पहुँचाया, फिर उसके बाद वहाँ पर शिप में लोड किया, फिर वहाँ से भेजना पड़ता है, तो इसमें कॉस्टिंग ज़्यादा लग जाती है। तो हम लोग यहाँ पर जो एक तरीके से ब्रेंट क्रूड है वो ज़्यादा मंगाते हैं, आप लोग इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। अब UPSC ने देखो इस चीज़ को लेकर एक क्वेश्चन पूछ लिया था 2011 में, और क्वेश्चन रिपीट हो जाता है क्योंकि 2008 के क्वेश्चन अब की बार रिपीट हुए हैं, 2007 का क्वेश्चन 2022 में रिपीट हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखना इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें कवर करते हुए चलो। 2011 का क्वेश्चन क्या था? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में देखने को मिलता है, तो ब्रेंट क्रूड ऑयल के ऊपर कौन सी टर्म अप्लाई होती है? नीचे यहाँ पर ब्रेंट क्रूड को लेकर 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट, ब्रेंट क्रूड क्या है? एक मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ऑयल है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल क्या है? एक क्रूड ऑयल, एक कच्चा तेल का क्लासिफिकेशन है, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा, यहाँ पर ब्रेंट क्रूड को हम लोग नॉर्थ सी से निकालते हैं, दूसरा भी करेक्ट है। ब्रेंट क्रूड के अंदर सल्फ़र नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि WTI के अंदर सल्फ़र कम होता है लेकिन ब्रेंट क्रूड के अंदर सल्फ़र तो ज़्यादा होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो गया हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी है। अब क्या है, ये तो हमने प्रीलिम्स के बेसिस पर डिस्कशन कर लिया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि देखो, आपको ये पता होना चाहिए जब मेंस में क्वेश्चन आना है, पॉसिबिलिटी है कि देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई तेल के जो दाम बढ़ रहे हैं इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया के ऊपर क्या देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पर तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके सामने ना ये चीज़ें रटी भी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सोचने तक का टाइम नहीं मिलेगा। आपको कुछ ही मिनट के अंदर आंसर लिखना है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑब्वियसली सोचने तक का टाइम नहीं है, आपको पहले से जो पढ़ा है वो चीज़ें आप लोग को तुरंत यहाँ पर लिखनी है। तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? वैसे तो आप लोग काफ़ी कुछ लिख सकते हो, इम्पैक्ट में नहीं पता है तो चलो मैं आप लोग को एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ सकता है। मतलब कि अगर ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो इससे हमारा इम्पोर्ट बिल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि भारत 80% तक जो तेल है वो मंगाता है अपने देश में। तो क्या होगा, अगर दाम बढ़ेंगे तो हम लोगों को पैसा भी ज़्यादा बाहर देना होगा, क्योंकि हम लोग बाहर से मंगा रहे हैं, तो इम्पोर्ट बिल हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट देखने को मिलेगा, एक्सपोर्ट कम सॉरी यहाँ पर आप कह सकते हो कि हाँ ऑब्वियसली एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है। तो इंपोर्ट बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट की सिचुएशन। तो पहला तो यहाँ पर ये होगा। दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि हमारे देश में खुद महंगाई बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। अब हम लोग पहले क्या कर रहे थे, पहले तेल सस्ता मिल रहा था तो इंडिया में आ रहा था, सस्ता यहाँ पे बिक रहा था, लेकिन अब यहाँ पर तेल के दाम इंटरनेशनल लेवल के अंदर बढ़ चुके हैं, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ चुके हैं। और जब भारत में वो तेल आता है तो उस पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों टैक्स लगा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जब टैक्स लगा हुआ है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, जो तेल है वो लगातार बढ़ जाता है, उसके दाम बढ़ जाते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो यहाँ पर इंडिया के अंदर भी महंगाई बढ़ जाएगी। फिर उसका तीसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा फिजिकल हेल्थ का। फिजिकल हेल्थ का क्या है यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखो अब एक कंडीशन ये भी होगी ना, ऑयल के मान लो दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए जैसा अभी देखने को मिल रहा है, और फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मतलब हमारे देश में ही बढ़ जाएंगे। अब इसकी वजह से सरकारों को मजबूर होकर क्या करना पड़ेगा, टैक्स को काटना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बहुत सारा टैक्स चार्ज करती है किस चीज़ के ऊपर, इसी ऑयल के ऊपर। तो सरकार को यहाँ पे मजबूरन इस टैक्स के ऊपर कट डाउन करना होगा कि हाँ भाई टैक्स काट लेते हैं थोड़ा सा, ताकि तेल के दाम कम हो जाए। अब सरकार टैक्स काटती है तो इससे क्या होगा, सरकार का पास यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो जनरेट नहीं हो पाएगा। अब रेवेन्यू जनरेशन उनका प्रॉपरली नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो प्रॉपर हमारा डेवलपमेंट है उसके ऊपर प्रॉपर फोकस नहीं हो पाएगा, वहाँ पे जो सरकार है वो खर्चा नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो सरकार के रेवेन्यू लॉस देखने को मिल सकता है।
ये भी एक आपको कारण मतलब एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फिर एक और इम्पैक्ट देखने को मिलता है इकोनॉमिक रिकवरी का, यानी कि जैसे जैसे तेल के दाम बढ़ते हैं इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली यहाँ पर दुनिया भर पड़ेगा, इंडिया के ऊपर पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, लंबे समय तक अगर इन्फ्लेशन चलता रहता है, लंबे समय तक हालात ख़राब रहते हैं, तो इकोनॉमिक रिकवरी हमारी काफ़ी हद तक डाउन हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इकोनॉमी रिकवर हो नहीं पा रही है और उसके बाद अगर सिचुएशन ख़राब रहती है, तेल के दाम वापस से रिकवर नहीं हो पाते हैं, तो इकोनॉमी हमारी लंबे समय तक सफ़र करती रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस आर्टिकल को मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से अच्छे से क्लियर कर दिया है, ज़िंदगी भर याद रखोगे। फिर एक आर्टिकल यहाँ पर मेंशन किया गया ये वाला, फिच ने। फिच क्या है, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि यहाँ पर भारत को रेटिंग देंगी कि हाँ भाई ग्रोथ कैसी है। तो देखो, हमेशा ये वाले आर्टिकल मैंने आपको बताया, इनको स्किप क्या करो। इन्होंने यहाँ पर अंदाज़ा दिया है कि भाई साल 2023 में भारत की जो ग्रोथ है वो 7.8% से आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी कि सॉरी, जो ग्रोथ है इसको अभी यहाँ पर कट डाउन कर दिया है। कट डाउन करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। पहले यहाँ पर इन्होंने बोला था कि 8.5% के आसपास ग्रोथ रहेगी, इसको कम करके 7.5% कर दिया। क्यों? क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, 6.9% के आसपास चल रहा है। इसी की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने ग्रोथ आपकी कम कर दी है, ऐसा इस रेटिंग एजेंसी ने बोला है। तो यहाँ पे आर्टिकल में कुछ पढ़ने वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, पढ़ने वाली जो है इन्फॉर्मेशन है वो है जीडीपी। जीडीपी के बारे में पढ़ सकते हो। जीडीपी क्या है ऑलरेडी मैंने आपको काफ़ी डिटेल से काफ़ी बार बता रखा है। जीडीपी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना। वो क्या है, C+I+G+X-M, यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये चीज़ें यहाँ पर जो होती हैं ये हमारे देश के अंदर पूरा का पूरा जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन देती हैं। जो जीडीपी है वो इन चीज़ों से मिलकर बनती है, यही हमारे देश की ग्रोथ होती है। ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। बाकी उसके बाद एक आर्टिकल यह है, ये करेंसी डेप्रिसिएशन के बारे में चर्चा करता है। देखो यार, टाइम ज़्यादा हो चुका है। मैंने आपसे बोला स्टार्टिंग में कि आज जो है वीडियो मैं मतलब कि थोड़ा सा एक तरीके से मेरे को अर्जेंट काम है, तो इसकी वजह से यहाँ पर अपने पास एडिटोरियल भी आज का गल्फ़ कंट्रीज़ वाला एडिटोरियल मैंने पढ़ रखा है। अब यह है कि पढ़ तो लिया है यार, सब कुछ नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रखा है, लेकिन एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैं अभी वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ। बाकी जो आपके 4-5 आर्टिकल रह जाएंगे, कल संडे रहेगा, उसमें मैं कवर कर दूंगा। आज मुझे काम ना होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन काम पड़ रहा है, इसकी वजह से आप लोग इतना थोड़ा सा आज मैनेज कर लेना। यह आर्टिकल के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे करेंसी डेप्रिसिएशन के बारे में बताया गया। डॉलर के कंपैरिजन में भारत का जो यहाँ पर करेंसी है वो काफ़ी हद तक डाउन होता चला जा रहा है। और कल ही मैंने आप लोगों को करेंसी डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल से समझाया था। तो आप लोग चाहो तो कल वाला वीडियो भी देख सकते हो, थोड़ा सा आगे जाना इकोनॉमी के पेज पर और वहाँ पर करेंसी डेप्रिसिएशन के बारे में डिटेल से पढ़ लेना। ठीक है ना, तो करेंसी डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है वहाँ पे। फिर उसके बाद देखो, अभी कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे ये वाला आर्टिकल है फिश सेक्टर के बारे में, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं अभी डिस्कस करने के लिए, वो मैं आपके साथ में कल डिस्कस कर लूँगा। उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना होना, थोड़ा सा आज काम पड़ चुका है, इसी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बाकी हमारे पास 2 आर्टिकल ये भी हैं, अपने पास में वोकैबलरीज़ भी हैं आज की, और साथ ही साथ हमारे पास डेली मेंस का क्वेश्चन है। चलो मेंस का क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है? मेंस का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ईरान न्यूक्लियर डील एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसको डिस्कस करना है। ईरान न्यूक्लियर डील क्या है, प्लस इंडिया के लिए और पूरे दुनिया के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। नीचे कमेंट सेक्शन में नहीं, आप लोग क्या कर सकते हो, आंसर को लिख कर और लिखने के बाद में आप लोग टेलीग्राम पर सबमिट कर सकते हो। टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको मेंस आंसर राइटिंग वाला ग्रुप मिलेगा। वहाँ पे आप लोग ज्वाइन होकर अपने डेली बेसिस पर आंसर्स को सबमिट कर सकते हो और आपस में एक दूसरे के साथ में रिव्यू कर सकते हो। बाकी प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कौन से सी में आपको माल्टा स्थित देखने को मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर आपको बी देखने को मिल जाता है, बी है मेडिटेरेनियन सी। क्लियर हो गया। बाकी आप लोगों से आज के लिए माफ़ी चाहूँगा मैं कि थोड़ा सा जो 4 आर्टिकल है वो कवर नहीं कर पाया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा मेरा वादा रहता है हमेशा छूटेगा कुछ नहीं, अगले दिन कवर कर लिया जाएगा। कल संडे है तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, बेफिक्र रहें। आज शॉर्ट वीडियो हो चुका है, आराम से वीडियो देखें, एंजॉय करें और उसके बाद अपनी बाकी जो पढ़ाई है वो करें। आप लोग टेंशन ना लेना, कल मैं आपको कवर करवाता हूँ। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।